सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, मैं नितेश सोनी परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में जो आपका पेपर चलता है यांत्रिकी मैकेनिक्स, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है, उसमें हम आज जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पूर्व आप YouTube के ऊपर जो चैनल है परिष्कार कॉलेज, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नए जो नोटिफिकेशन है, जो भी अपडेट्स हैं, आप तक पहुंचते रहें। और साथ ही परिष्कार वर्ल्ड का जो चैनल है YouTube पर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे भी उनके संबंधित जो भी नोटिफिकेशंस होंगे और जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंचते रहे समय समय तक। सबसे पहले हम टॉपिक पर चर्चा करने से पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि वो सिलेबस किस प्रकार का आता है। आपके यूनिट फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, जो भी आपके मैकेनिक्स में यूनिट्स चलती हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके जो मैकेनिक्स बुक है वो आपकी क्या है, जैसे आपके फर्स्ट ईयर के अंदर बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में 3 बुक्स चलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट आप लोगों की है मैकेनिक्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्ड है आपकी ऑप्टिक्स। आज हम मैकेनिक्स पर चर्चा करेंगे। मैकेनिक्स में आपके 4 यूनिट होती है। एग्जाम में आपके कितनी यूनिट आती है? 4 यूनिट्स आती है, जिसमें जो पहले यूनिट है, उस पहले यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका भौतिक नियम और निर्देश तंत्र, यानी कि इसमें भौतिक नियम आपके न्यूटन की गति के नियम हो गए, ठीक है, और साथ ही में उसके निर्देश तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड जो चैप्टर है वो घूर्णी निर्देश तंत्र है और साथ में इसमें क्या ऐड है? आपेक्षिक घूर्णन गति, यानी कि पृथ्वी की रोटेशन से संबंधित इसमें हम क्रियाकलापों के बारे में जानेंगे, साथ में कोरलेस फोर्स के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। थर्ड जो चैप्टर है आपका वो है संरक्षी बल तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। संरक्षी बल, असंरक्षी बल, इसके बारे में हम उनके एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड जो यूनिट है आपकी यांत्रिकी की, उसमें आपके 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका द्रव्यमान केंद्र तथा रैखिक एवं कोणीय संवेग का संरक्षण, द्रव्यमान केंद्र से संबंधित इसकी एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे अपन इसमें। दूसरा जो चैप्टर है वो है दृढ़ पिंडों की गति, यानी कि सॉलिड जो पिंड है इसके अंदर, ठीक है, उसके बारे में अपन इसमें उसकी मोशन की बारे में हम चर्चा करेंगे। जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में भी आपके 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति, ठीक है, सेंट्रल फोर्स के अंडर जो भी मोशन होगी उस मोशन के बारे में हम यूनिट थर्ड में चर्चा करेंगे। और सेकंड जो चैप्टर है इसमें वो है अवमंदित आवर्ती दोलन, यानी कि सरल आवर्ती गति के बाद में आपके जो भी कोई मूवमेंट होते हैं, नजर आते हैं, वो आप लोगों के अवमंदित आवर्ती दोलन के अंतर्गत आते हैं। उसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में और यूनिट थर्ड में चर्चा करेंगे। आपकी जो फोर्थ यूनिट है, उस फोर्थ यूनिट में भी 2 चैप्टर हैं। उसमें पहला चैप्टर आप लोगों का चालित आवर्ती दोलन और सेकंड चैप्टर आपका युग्मित दोलक। ये आपकी क्या है? यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि मैकेनिक्स के 4 यूनिट है, साथ ही उनका क्या है? सिलेबस है। अब इन यूनिट में से आपका एग्जाम का जो पेपर है वो किस पैटर्न से आता है, उसके किस तरह से मार्क्स डिवाइड किए हुए होते हैं, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न है और जो मैकेनिक्स का जो पेपर है आप लोगों का, वो आपका कितने नंबर का आता है? 33 मार्क्स का होता है। और वो किस तरह से डिवाइड होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें आप लोगों के कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं।
शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वो 6 जो क्वेश्चन है वो सभी यूनिट्स में से आएंगे। सभी यूनिट्स में से तात्पर्य क्या हुआ, 4 यूनिट, यानी कि 1 सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि चारों यूनिट में से आपके ये 6 क्वेश्चंस आएंगे जो क्वेश्चन फर्स्ट में सम्मिलित होंगे। ठीक है, उनका सिलेबस भी क्या रहेगा, उन चारों यूनिट का रहेगा। और इसमें जो मार्क्स है वो 1.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 1.5 नंबर का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो गए, 9 नंबर का। यानी कि आपका जो 9 नंबर का मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन होगा। यानी कि पहला क्वेश्चन आपके कितने नंबर का आएगा, 9 नंबर का, ध्यान रखना। ठीक है, अब आता आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के ए, बी, सी 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ए क्वेश्चन तो क्या होता है, कंपल्सरी होता है करना। ठीक है, और जो बी और सी में क्या होती है, इंटरनल चॉइस होती है, जिसमें आप चाहे ये वाला बी करो चाहे ये वाला सी करो, इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। इससे क्या स्पष्ट हुआ, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ए और इसमें से कोई एक, तो 2 क्वेश्चन हुए। इन दोनों क्वेश्चन जो है वो यूनिट फर्स्ट में से आएंगे। और फर्स्ट का जो सिलेबस है वह भौतिक नियम और निर्देश तंत्र, घूर्णी निर्देश तंत्र तथा आपेक्षिक घूर्णन गति, ठीक है, संरक्षी बल तथा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये जो सिलेबस है वो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। इसके जो मार्क है वो दोनों क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स है, यानी कि टोटल आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हुआ सेकंड क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी वही पैटर्न है, ए क्वेश्चन कंपल्सरी होगा और बी के अंदर इंटरनल चॉइस होगी, जिसमें आपको थर्ड में 2 क्वेश्चन करने होंगे जो यूनिट सेकंड में से आता है। क्लियर। इसका जो सिलेबस है वो द्रव्यमान केंद्र तथा रैखिक एवं कोणीय संवेग का संरक्षण, दृढ़ पिंडों की गति की। इसका जो मार्किंग है वो 3-3 यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा। क्लियर। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका भी पैटर्न वही रहेगा जो सेकंड और थर्ड का क्वेश्चन का था पैटर्न। ए क्वेश्चन कंपल्सरी होगा और बी के अंदर इंटरनल चॉइस, यानी कि इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो यूनिट थर्ड में से आएंगे। और इसका जो सिलेबस रहेगा वो केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति, अवमंदित आवर्ती दोलन, और इसकी मार्किंग क्या है 3-3 यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन हुआ आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर आपकी बात ये। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ए कंपल्सरी है और बी और सी में इंटरनल चॉइस है। इससे क्या स्पष्ट, 5 क्वेश्चन में से जो 5वां क्वेश्चन उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं जो चौथी यूनिट में से आएगा। और उसका सिलेबस क्या रहेगा, चालित आवर्ती दोलन और युग्मित दोलक। इसकी जो मार्किंग है वो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, जिससे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया और 6 नंबर का आपका 5th नंबर का क्वेश्चन होगा। इसी के आधार पर आपका जो टोटल पेपर है आपका वो 33 मार्क्स का हुआ। क्लियर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न, यानी कि जो परीक्षाएं हो चुकी है उनमें हमारे इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो देखिए किस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन कब और कहां पूछा गया है, बीकानेर यूनिवर्सिटी में 2017 को, सुबोध जो अपने जयपुर की कॉलेज है उसमें 2015 में, अजमेर यूनिवर्सिटी में 2012, 2010, 2014 और 2016 में पूछा गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों को परिभाषित करते हुए इनमें अंतर को बताइए। ये जो क्वेश्चन है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी में 2016 को, सुबोध कॉलेज में 2014 को, अजमेर यूनिवर्सिटी में 2003 को, 2010 और अलवर यूनिवर्सिटी में 2016 को, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2015 में आया हुआ है, 2016 में, 2017 में और भरतपुर यूनिवर्सिटी में 2016 में आया हुआ है और जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2017 में। इतनी जगह पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, जिनको हम अपने टॉपिक के साथ में सोल्व करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अंदर अपन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी स्थिति
जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए होती है। यानी कि इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, जैसे एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 तथा ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, एफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, एफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 और ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 लेकिन ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि आपके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र को सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी स्थिति अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए होती है? इसके 4 ऑप्शन देखिए, एफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 और ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, एफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 और ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपका कोई एक ऑप्शन किसके लिए सही है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए सही है। ठीक है, जब हम जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की चर्चा करेंगे अपने टॉपिक में, तब आपके ये टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होगा और फिर हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए निर्देश तंत्र से संबंधित विभिन्न प्राचल, यानी कि जब हम निर्देश तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे तो उस निर्देश तंत्र में कुछ कोई कीवर्ड्स होते हैं, उन कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर लें, तो बार बार यदि वो शब्द आए जिससे अपन क्या होगा पहले क्लियर होता हुआ चला जाएगा, तो वो टॉपिक अपना क्या होगा क्लियर होता हुआ चलता जाएगा। ठीक है, जिसमें पहला प्राचल यानी कि कीवर्ड क्या है? कण, पार्टिकल, यानी कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे उसके द्रव्यमान तथा स्थिति के द्वारा व्यक्त किया जा सके, वो क्या कहलाता? आप लोगों का कण कहलाता है। जैसे देखिए ये तस्वीर दे रखी है आपके, इसमें आप लोगों को व्यक्ति, पॉट, एलईडी, सोफा और ये सोफा जो भी इसमें नजर आ रहे हैं वो सब क्या है? आप लोगों के लिए एक पार्टिकल है, कण है, जिनका क्या है? कुछ न कुछ तो द्रव्यमान है और साथ ही में उनकी कोई न कोई पोजीशन है, स्थिति है, वो कहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, तो उन सब स्थितियों के जो भी आपकी इसमें नजर आ रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आप लोगों के कण कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड जो आप लोगों का कीवर्ड है वो क्या है? प्रेक्षक, यानी कि ऑब्जर्वर। किसी कण की स्थिति के प्रेक्षण हेतु आवश्यक व्यक्ति या उपकरण को क्या कहते हैं? आप लोग प्रेक्षक कहते हैं। यानी कि जैसे आप लोगों को ये तस्वीर के अंदर एक जो आपकी टीवी चल रहा है, वो टीवी एक आदमी देख रहा है, व्यक्ति देख रहा है उसको। ठीक है, तो वो व्यक्ति उसका अपने डिस्टेंस से अनुमान लगा रहा है कि वो कहाँ रखा गया है। ठीक है, उसकी स्थिति को वो व्यक्त कर रहा है, जिसमें आपके यहाँ पर व्यक्ति भी हो सकता है और यहाँ पर कोई उपकरण भी हो सकता है, कि यानी कि उस उपकरण से इस व्यक्ति की स्थिति क्या है या इस व्यक्ति से उस उपकरण की स्थिति क्या है। इसको बताने के लिए जो काम में लेते हैं वो क्या होता है? प्रेक्षण, कि ये क्या कर रहा है? इसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ठीक है, प्रेक्षण कर रहा है कि वो कहाँ रखा गया है। तो उसकी स्थिति को बताने के लिए क्या आवश्यक है? उसका प्रेक्षक, यानी कि कोई होगा तभी तो उसकी स्थिति को व्यक्त करेगा ना, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके लिए प्रेक्षक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, स्थिरावस्था यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट, किसी कण या पिंड की वह अवस्था जो समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती हो, यानी कि स्थिर है वो, तो वो आपकी क्या कहलाती है? स्थिर की अवस्था कहलाती है, स्थिर अवस्था। जैसे आपकी बाइक नजर आ रही है, ये बाइक क्या है? स्थिर है, चल नहीं रही है, तो इसकी अवस्था को क्या कहोगे आप? स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि स्थिर अवस्था में है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये आप लोगों के कार नजर आ रही है जो स्थिर खड़ी है, चल नहीं रही है, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे आप लोग? स्थिर अवस्था कहेंगे। ये व्यक्ति आने वाले वाहनों को देख रहा है कि कब कोई वाहन आए और उसमें मैं बैठकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करूं, लेकिन तब जब वाहन आएगा और उसमें बैठेगा तब वो गतिशील अवस्था में हो गया, लेकिन फिलहाल ये क्या है? स्थिर अवस्था के अंदर खड़ा है। क्लियर आपके? यानी कि स्थिर अवस्था का जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, गतिक अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि किसी कण या पिंड की वह अवस्था जो समय के साथ साथ परिवर्तित होती हो, यानी कि गतिक अवस्था क्या होती है? जिसमें
कोई वस्तु है और वो मूव कर रही हो और उसमें समय के साथ में कुछ चेंजेस आ रहे हो, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, गतिक अवस्था कहते हैं। जैसे ये कार है, प्रारंभिक समय में जहां पर वो खड़ी थी और अब जाके वो कहीं अपने गंतव्य की तरफ पहुंचती है तो समय के अकॉर्डिंग उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो उस स्थिति को आप इसको क्या कहेंगे, गतिक अवस्था का रूप देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे साइकिल पर सवार कोई लड़का है और वो लड़का कभी किसी समय किसी पोजीशन से स्टार्ट हुआ था और पोजीशन से किसी दूसरी स्थिति तक पहुंचता है तो समय के साथ उसमें चेंजेस नजर आ रहे हैं। ये जो चेंजेस हैं वो आप लोग क्या कहलाते हैं, गतिक अवस्था को डेनोट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अपना कीवर्ड निर्देश बिंदु, यानी कि किसी कण या पिंड की स्थिति को बताने के लिए आवश्यक वह बिंदु या प्रेक्षक जिसके सापेक्ष कण या पिंड की अवस्था को प्रेक्षित किया जा सके, यानी कि कोई रेफरेंस पॉइंट होता है, उस रेफरेंस पॉइंट से अगला वाला जो व्यक्ति वो कहाँ है या कोई वस्तु कहाँ रखी गई है उससे उसका निर्धारण करना क्या कहलाता है, आप लोगों का निर्देश बिंदु कहलाता है। जैसे देखिए ये व्यक्ति है, जैसे ज्योग्राफी वाले ज्यादा यूज में लेते हैं इसको, ये जो आपका रोड के ऊपर लेवल देखते हैं रोड बनाने के दौरान या ब्रिज बनाने के दौरान देखते हैं कि उनका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उस रेफरेंस पॉइंट से आपकी जो रोड का लेवल है वो कितना ऊपर नीचे है उसको मेजरमेंट करने के लिए आप लोगों के लिए क्या आवश्यक होता है, एक निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका गति, यानी कि क्या होती है गति, किसी वस्तु के समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। ये देखिए साइकिल पर सवार कोई लड़का अपनी प्रारंभिक पोजीशन से किसी और पोजीशन पर मूव कर रहा है तो ये आपकी जो क्या कहलाती है, आपकी ये गति कहलाती है, वस्तु के समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, अब आते हैं आपके न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। ठीक है, पहला जो नियम है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, यदि वह गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, और इस नियम को आप क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित जो उदाहरण है, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, कंबल को झटकाने से धूल के कण झड़ जाते हैं। जैसे शादियों के, जिसकी शादियां होती है उनमें हम वहां पर एक चादर बिछाते हैं, मतलब कि जो भी अपने बाहर से आए हुए गेस्ट को बिठाने के लिए, जैसे हम उस चादर को झड़काकर बिछाते हैं तो उसमें क्या होता है, धूल के कण रेस्ट अवस्था में उस पर विद्यमान रहते हैं। जैसे ही हमने उसके ऊपर झड़काया यानी कि बाह्य बल लगा दिया, जिससे क्या हो गया, उसमें मिट्टी के जो कण थे वो उड़कर बाहर आने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये कोई औरत है, वो औरत किसी चादर को झड़का रही है जिससे धूल के कण उड़े, वो क्या कहलाता है, आपका न्यूटन की गति के प्रथम नियम को व्यक्त करता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, मोटर कार के चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, यदि कोई वाहन चल रहा होता है तो हमें एक धक्के की अवस्था ऐसी महसूस होता है, वो कब होता है, जब हम स्थिर होते हैं और अचानक से उसमें ब्रेक लगाया तो क्या होगा, हमें एक धक्का महसूस होता है, जैसे इस व्यक्ति को हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये क्या एग्जांपल आपका न्यूटन की गति के प्रथम नियम को व्यक्त करता है। अगला देखिए, पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल नीचे गिरने लगते हैं। जैसे ये पेड़ है और ये बालक है, इसने जैसे ही पेड़ को या किसी टहनी को हिलाया तो ऊपर इसमें से एप्पल नीचे गिरा। एप्पल नीचे गिरा यानी कि जो एप्पल, फूल, पत्तियां जो भी लगे हुए हैं इस वृक्ष के ऊपर वो एक स्थिर अवस्था में लगे हुए हैं। ठीक है, उसके ऊपर लड़के ने बाह्य बल लगा दिया, उसको हिलाया जोर से, हिलाने के कारण क्या हुआ, उसके जो भी फल, फूल, पत्तियां जो भी है वो क्या हुआ, नीचे गिर जाएंगे। वो क्या होता है, आपके न्यूटन की गति के प्रथम नियम को व्यक्त करता है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे। क्लियर। देखिए आगे नेक्स्ट अपना न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है उसको पढ़ने से पहले हम क्या जान लेते हैं, संवेग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग, यानी कि कोई वस्तु है
और वस्तु है तो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, ठीक है, क्योंकि हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आपकी क्या है, कोई वस्तु के अंदर कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। यदि उसको किसी ने टक्कर दी है, बल लगाया है, तो उसमें क्या होगी, एक वेलोसिटी उत्पन्न होगी। तो उस कंडीशन में द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, आपका संवेग कहलाता है। उसको किससे व्यक्त करती है, P वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर, ठीक है। यहां पर जो P है वो क्या होता है, संवेग को डिनोट करता है। m जो है, m मास का आपका m को लेकर इसको द्रव्यमान से व्यक्त किया गया है, ठीक है। v वेलोसिटी जो आपकी क्या कहलाता है, वेग को डिनोट करता है। तो इससे संबंधित जो ये राशि प्राप्त हुई है P वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर, वो आपका क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आपका न्यूटन गति का द्वितीय नियम, वस्तु के संवेग में समय के साथ परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। कैसे, देखिए F वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, समानुपाती का निशान है, और dp वेक्टर अपॉन dt, यानी कि संवेग में समय के साथ ये जो ऑपरेटर लगा है, इसमें अवकल संकारक जो लगा है वो क्या बताता है, इस संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर F वेक्टर क्या एक प्रकार का बल है जो बाहर से किसी वस्तु पर लगाया गया है। अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ होता है, जब हम इसको हटाते हैं तो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। F वेक्टर इज इक्वल टू k, k क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, नियतांक है, d mv वेक्टर अपॉन dt। हमने जस्ट अभी पढ़ा था संवेग p वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, mv वेक्टर होता है, जिससे हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और आपका फॉर्मूला क्या प्राप्त हो गया, F वेक्टर इज इक्वल टू k d mv वेक्टर अपॉन dt। नेक्स्ट देखिए F वेक्टर इज इक्वल टू m dv अपॉन dt, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हमने क्या ले लिया, 1 मान लिया उसको, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखिए dv वेक्टर अपॉन dt क्या होता है, आप लोगों का त्वरण होता है। अब ये त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, जैसे यदि कोई वाहन है, कोई बाइक ही हो या कोई गाड़ी हो, तो यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, अचानक उसमें स्पीड बढ़ा दी या उसके ब्रेक लगा दिए, उस कंडीशन के अंदर उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एक्सेलरेट उत्पन्न हो जाता है, यानी कि त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वेलोसिटी में परिवर्तन समय के सापेक्ष, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आप लोगों का त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर dv वेक्टर अपॉन dt क्या बन गया, आपका a वेक्टर बन गया, जो त्वरण को डिनोट करता है, जिससे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का जो फॉर्मूला क्या प्राप्त हो गया, F वेक्टर इज इक्वल टू m a वेक्टर। ये आप लोगों का न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का फॉर्मूला है। जैसे मैंने बताया था, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपके त्वरण को डिनोट करती है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें कोई वस्तु रखी गई है, उस वस्तु के ऊपर कोई लड़का है, तो वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर बाह्य बल लगा रहा है। बल लगाने से उस वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान है, मास है, और उसमें कोई वेलोसिटी और लड़का लगा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। चेंजेस एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। तो आप लोगों के ये क्या हो गया, F वेक्टर इज इक्वल टू m a वेक्टर, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। संवेग देखिए, कोई लड़का है जो स्पोर्ट्समैन है, वो किसी फुटबॉल को टक्कर दे रहा है, जिससे उसका क्या कहलाता है, बाह्य बल लगाने से P संवेग भी उसमें और वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। क्लियर है आपके कंसेप्ट ये। नेक्स्ट देखिए न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अब न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम होता है वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब क्रिया प्रतिक्रिया से कैसे समझेंगे कि ये कैसे होता है, देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर जो तैराक है, स्विमिंग करते हैं, यदि कोई लड़का, कोई भी एक्सेट्रा जो स्विमिंग करते हैं, उसमें क्या होता है, हाथों से अपन क्या करते हैं, पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। पानी हमारे ऊपर उसी दौरान, उसी कंडीशन में, उसी वक्त हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है, जिससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये लड़का है, हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेल रहा है, और हाथों से पानी, और पानी अपने ऊपर एक बल लगा रहा है जो हमको आगे की ओर धकेल रहा है। यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया, ये दोनों प्रकार के जो बल हैं वो युग्म में पाए जाते हैं, ठीक है। युग्म में पाए जाने से आपका जो ये नियम है वो क्या होता है, न्यूटन की गति का थर्ड नियम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नाव में कोई जो आपके ये नाविक होता है वो
चाकू से क्या करता है, पानी को पीछे की ओर धकेलता है, पानी उसको क्या करते हैं, बल लगाकर नाव को आगे की ओर धकेलती है। यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि युग्म में पाए जाने वाले बल हैं, जिससे यहाँ पर न्यूटन गति का थर्ड नियम फॉलो हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये कार में कोई लड़का बैठा है और उसने दीवार के टक्कर दी, टक्कर देती उसके ऊपर प्रतिक्रिया हो गई और लड़का लुढ़क के नीचे गिर गया, जिससे आपका क्या शो कर रहा है, ये न्यूटन गति का तृतीय नियम को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारा जो टॉपिक आज का वो है जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को पढ़ने से पूर्व हम सबसे पहले ये तो जान ले कि जड़त्व क्या होता है। ठीक है, जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता हो, किसी भी परिवर्तन का विरोध करता हो, वो क्या कहलाता है, आपका जड़त्व कहलाता है। जैसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या था, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि वह गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे। ना लगने से क्या स्पष्ट हो रहा है, उसके परिवर्तन में विरोध उत्पन्न ना करें। ठीक है, तो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करना आप लोगों का क्या कहलाता है, एक प्रकार का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अब गति की अवस्था से तात्पर्य उसकी चाल में परिवर्तन या उसकी गति की दिशा में परिवर्तन। जैसे लड़का है, किसी बॉक्स को टक्कर दे रहा है तो उसकी गति में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी चाल में परिवर्तन हो रहा है, या टक्कर देने से वो किसी भी दिशा के अंदर वो लुढ़क सकता है, तो उसकी गति में स्थिति में परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, और जड़त्व का जो माप है वो क्या करता है, एक प्रकार का द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब आता आप लोगों का जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, आप लोगों का निर्देश तंत्र है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकंड होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वह तंत्र सिस्टम जिसके सापेक्ष किसी कण या पिंड की स्थिति को व्यक्त किया जा सके। यानी कि जैसे मैं खड़ा हूं और मेरे से आप कितनी दूरी पर रखे हुए हैं या बैठे हैं, तो वो क्या बता रही है आप लोगों के, मैं एक सिस्टम और सिस्टम में कोई पॉइंट पर मैं खड़ा हूं और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आपकी स्थिति क्या है। तो उस स्थिति में वह तंत्र या सापेक्ष उसके कण की स्थिति को व्यक्त किया जा सके, तो वह तंत्र क्या कहलाता है, आप लोगों का निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये एक लड़का खड़ा है और वो क्या कर रहा है, किसी गुलेल से इस पक्षी को निशाना दाग रहा है। ठीक है, तो यहां से वो यहां इस पक्षी को दागने के लिए उसने अपनी पोजीशन को निर्धारित किया कि वो कहां है। ठीक है, तो आपने यहां से एक रेफरेंस पॉइंट लिया। ठीक है, और इस रेफरेंस पॉइंट से आपका ये मूल बिंदु हुआ, और उस मूल बिंदु से बिंदु P के ऊपर कोई क्या है, पक्षी खड़ा है या उड़ रहा है, उस पक्षी को निशाना दाग रहा है। तो आपका ये जो सिस्टम है वो क्या आप लोगों का एक प्रकार का निर्देश तंत्र है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, वही इसमें एक लड़का है और जो ये पक्षी उड़ रहा है, इसको आपकी स्थिति को व्यक्त कर रहा है, ये जो निर्देश तंत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। और इसी प्रकार से कार में बैठा व्यक्ति इन दोनों लोगों को देख रहा है कि वो कितना दूर है या कितनी स्थिति को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर भी अपना एक इसका ये निर्देश तंत्र को व्यक्त कर सकता है, और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो भी अपने निर्देश तंत्र के द्वारा उस कार को भी व्यक्त कर सकते हैं कि वो कहाँ है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा किसी स्थिति की, पिंड की या कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, और वह सिस्टम क्या होता है, निर्देश तंत्र होता है। ये तो हुआ आप लोगों का डायग्राम के द्वारा एग्जाम्पल। ठीक है, निर्देश तंत्र के लिए प्रयुक्त जो सरलतम निर्देश तंत्र है वो क्या होता है, आप लोगों का कार्तीय निर्देश तंत्र है। अब इसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके एक एक्स एक्स होती है, एक वाई एक्स होती है और एक जेड एक्स होती है, जिसमें आपकी जो ओ नजर आ रहा है वो आप लोगों का मूल बिंदु कहलाता है। उस मूल बिंदु से ये जो डिस्टेंस के ऊपर, जैसे ये एक्स एक्सेस की डिस्टेंस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, जिससे किसी बिंदु P के ऊपर
कोई वस्तु रखी गई है उसके कोऑर्डिनेट को डिफाइन किया XYZ, यानी कि उस मूल बिंदु से वो XYZ कोऑर्डिनेट के ऊपर रखी गई है। उसके लिए आप लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ती है? कार्तीय निर्देशांक तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जो आप लोगों का एक प्रकार का निर्देश तंत्र है, जो सरलतम निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देशांक तंत्र को उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब आता आप लोगों का जड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी कि वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित दिखाई दे, यानी कि उसके ऊपर एक बाह्य बल लग नहीं रहा है और साथ में बल नहीं लग रहा है, जिसके कारण उसकी स्थिति क्या है? उसकी त्वरण रहित है, यानी कि उसमें त्वरण नहीं है। तो ऐसे निर्देश तंत्र को आप जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, जैसे सबसे पहले आप देखिए, अब ये कोई कार चल रही है, ये कार क्या है? किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, इस कंडीशन में इसमें कोई बाह्य बल नहीं लगा और ना ही इसमें कोई एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, तो इस स्थिति में यह जो निर्देश तंत्र है वो आप लोगों का क्या कहलाएगा? आप लोगों का जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल प्रोसेस देखिए। न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो क्या है? F वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, F वेक्टर इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट ए क्या होता है? dv वेक्टर अपॉन dt, यानी कि वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक है, यहां पर क्या कहा जा रहा है? बाह्य बल अनुपस्थित है, यानी कि बाह्य बल नहीं लग रहा है। इसका तात्पर्य हुआ F वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में अर्थात F वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम क्या कर दिए? 0 कर दें तो क्या होगा? देखिए m dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर 0। m क्या होता है? एक प्रकार का द्रव्यमान है जो पक्षांतरण करने के दौरान इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा? dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होता है? एक अवकलन का रूल होता है। क्या होता है? किसी राशि का यदि हम समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और वो क्या प्राप्त हो जाए? 0 प्राप्त हो जाए, तो वो जो राशि है जिसका आपने अवकलन किया है वो क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है, यानी कि v यहां पर क्या व्यक्त कर रहा है? कांस्टेंट। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यहां पर अवकलन में यहां पर जो बात कर रहे हैं अपन उसमें त्वरण नहीं है, यानी कि a यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है और जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो 0 प्राप्त होगा, यानी कि एक्सेलरेशन उसमें नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। इससे क्या स्पष्ट हुआ? बाह्य बल की अनुपस्थिति में वो वस्तु क्या है? आप लोगों के त्वरण रहित दिखाई देती है, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के प्रथम तथा द्वितीय नियम सदैव वैध रहते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे। ध्यान रखना इसमें। ठीक है, ऐसे निर्देश तंत्र या तो स्थिर होते हैं या नियत वेग से गतिशील होते हैं। क्लियर? इसके दो ये क्या हो गए? पॉइंट हो गए, गुण हो गए जड़त्वीय निर्देश तंत्र के। अब हम जैसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में चर्चा की थी, उसी के ही आधार पर हम अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की चर्चा करेंगे। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की चर्चा करने से पूर्व हम कुछ डायग्राम को देखते हैं कि किस प्रकार से वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को व्यक्त कर रहा है। जैसे कोई यहाँ पर ट्रेन चल रही है, ठीक है, और उस ट्रेन के अंदर कोई भी जैसे बैठा हो, व्यक्ति बैठा हो, उसके अंदर का ये क्या है? एनवायरमेंट है। ठीक है, और जैसे ये ट्रेन चल रही है तो बाहर के जो भी पेड़ पौधे होंगे वो क्या होंगे? ऐसे मूव करते हुए नजर आएंगे, घूमते हुए नजर आते हैं। ठीक है, यहां पर ट्रेन के एग्जांपल से मैंने एक वीडियो बताया, यहां पर देखिए। जैसे ये ट्रेन है और ट्रेन के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उस दौरान ये जो लड़का है वो क्या करता है? इस बॉक्स को ऊपर उछालता है। ठीक है, इस बॉक्स को ऊपर उछाला, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो जब नीचे आएगा तो वो इसी पॉइंट पर आकर नीचे गिरेगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्थिति के अंदर यदि ये ट्रेन एक्सेलरेट हो जाती है और उस स्थिति में यदि बॉक्स को ऊपर उछालता है तो वो पीछे क्यों आकर गिरता है। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट हुआ आप लोगों के यहाँ पे? जैसे ये देखो क्या कह रहा है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, कैसे हुआ? तो देखिए, जैसे
अपनी जो ट्रेन है वो यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उस दौरान उस लड़के ने बॉक्स को उछाला तो अपनी पोजीशन पर आकर नीचे गिरा। ठीक है, उस स्थिति में वह निर्देशांतर क्या है? जड़त्वीय निर्देशांतर है। क्लियर? यदि वो एक्सीलरेट हो जाती है, ट्रेन एक्सीलरेट हो जाती है, तो जब वो बॉक्स को ऊपर उछालता है बालक, उस स्थिति में वो जो बॉक्स है वो पीछे की ओर आके गिरता है। ठीक है, गिरने से तात्पर्य क्या हुआ? उसके ऊपर एक प्रकार का सूडो फोर्स लगता है, यानी कि हम दोनों ही निर्देशांतरों में बाह्य बल अनुपस्थित मानते हैं, लेकिन इसमें एक प्रकार का बल क्रिएट होता है जिसके कारण ये जो बॉक्स है वो पीछे की ओर आके गिरता है अपनी प्रारंभिक स्थिति से। ठीक है, उस स्थिति में गिरने से यहां पर एक बल लगा जिसको आप क्या कहते हैं? छद्म बल कहते हैं, जिसको छद्म बल या आभासी बल, जो किसी के द्वारा नहीं लगाया गया, वो ऑटोमेटिक इसके अंदर एक क्रिएट हुआ है जिसको हम आभासी बल या छद्म बल के नाम से जानते हैं। उस स्थिति में जब ये पिंड पीछे की ओर आके गिरा तो उसी स्थिति में क्या बन जाता है? ये एक प्रकार का अजड़त्वीय निर्देशांतर बन जाता है, यानी कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देशांतर कोई अलग अलग घटना ही नहीं है। एक ही स्थिति में वह क्या हो सकता है? जड़त्वीय भी हो सकता है और अजड़त्वीय भी हो सकता है। कैसे? यदि जैसे ट्रेन पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उस स्थिति में पिंड ऊपर उछाला और नीचे गिरा, तो वो क्या था? आपका जड़त्वीय निर्देशांतर था। लेकिन कुछ ही देर में यदि वह ट्रेन एक्सीलरेट हो जाती है, त्वरित हो जाती है, उस स्थिति में पिंड क्या होता है? अपनी स्थिति से पीछे हटकर गिरता है। ठीक है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? आपकी अजड़त्वीय निर्देशांतर कहलाती है। ठीक है, यदि इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जैसे छद्म बल लग रहा है, उसी डायरेक्शन में यदि वापस एक बल लगा देते उसी वक्त में, उसी समय में, तो ये वस्तु वापस उसी समय गिरती, तो वो अजड़त्वीय क्रिएट नहीं हो पाता। ये कंसेप्ट है इसके इंटरनल का, ध्यान रखना इसको। तो आपका जो अजड़त्वीय निर्देशांतर है वो क्या हुआ? फिर वह निर्देशांतर जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरित दिखाई देती है, यानी कि क्या हुआ? बल तो लग ही नहीं रहा था, फिर भी वो वस्तु क्या हुई? एक्सीलरेट हो गई। ठीक है, यानी कि उसमें त्वरण दिखाई दिया, तो वो क्या हुआ? उसके कारण वह निर्देशांतर आपका क्या कहलाया? अजड़त्वीय निर्देशांतर कहलाया। ठीक है, तो इस अजड़त्वीय निर्देशांतर में और भी एग्जांपल क्या है कि जैसे कोई वाहन चल रहे होते हैं और हम बाहर की ओर झांकते हैं तो हमें वो मूव करते हुए नजर आते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं, उस स्थिति में क्या होते हैं? वो अजड़त्वीय निर्देशांतर को व्यक्त करते हैं। तो ऐसे निर्देशांतरों में न्यूटन गति का प्रथम एवं द्वितीय नियम वैध नहीं रहता। क्यों? इसमें एक्सेलरेट होता है। ठीक है, पृथ्वी की गति स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णी होती है, अतः पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देशांतर क्या माना जाता है? अजड़त्वीय माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन वेग से उत्पन्न जो त्वरण है वो बहुत ज्यादा न्यून होने के कारण पृथ्वी पर स्थित निर्देशांतर क्या होते हैं? व्यवहारतः जड़त्वीय माने जाते हैं। व्यवहारतः क्या माने जाते हैं? जड़त्वीय निर्देशांतर माने जाते हैं। कैसे? वो देखिए मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर पृथ्वी की घूर्णन गति है तो हम उसका कोणीय वेग यानी कि ओमेगा का जो मान निकालते हैं वो देखिए, ओमेगा इज इक्वल टू होता है अपना 2 पाई अपॉन टी, पाई का मान 3.14 और टी जो आपका टाइम है वो 24 घंटे। 1 घंटे में आप 60 × 60 यानी कि सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यानी कि या तो डायरेक्ट 3600 से गुणा कर दो या 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये सारे मान जब इसमें पुट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 × 3.14 अपॉन 24 × 60 × 60। जब इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में वैल्यू क्या प्राप्त होती है? 7.3 × 10⁻⁵ रेडियन प्रति सेकंड प्राप्त होता है। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है। तो कोणीय त्वरण आपका क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ठीक है, ओमेगा का मान ये रहा और आर का मान ये रहा। ठीक है, मीटर में चेंज करके अपन इसमें जब पुट करते हैं तो आपका वैल्यू क्या प्राप्त होता है? 0.034 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? मच लेस देन यानी कि बहुत ज्यादा कम है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तात्पर्य क्या हुआ? ये क्या आप लोगों का गुरुत्वीय त्वरण है, स्मॉल जी का मान है ये गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण के मान से ये आपको क्या है?
कोणीय वेग आप लोगों को क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यून होता है, और बहुत ज्यादा न्यून होने के कारण इसको नगण्य मान लिया जाता है, जिससे पृथ्वी के ऊपर जो भी वस्तुएं होती है उसको हम क्या मानते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे ये कार चल रही है, यदि वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तब क्या है, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। यदि इसमें एक्सेलरेट उत्पन्न हो गया तो वो क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ऐसी एरोप्लेन है, एरोप्लेन यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आपका जड़त्वीय, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है, एक्सेलरेट उत्पन्न हो गया उसमें, तो वो क्या बन जाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और ये जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इस स्थिति में जो घूर्णीय तंत्र होता है वो वहां पर एक्सेलरेट जरूर उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ पर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में बताया जाता है। गैलेक्सीज होती है वो सब रोटेट होती है, यानी कि घूर्णीय निर्देश तंत्र जो भी होता है, जो भी घूमता है किसी चक्कर के अंदर या किसी वस्तु के अराउंड, तो उस स्थिति में एक्सेलरेट उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। ठीक है, और वो स्थिति क्या कहलाती है, एक प्रकार का अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को व्यक्त करती है। अब देखिए जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर से आप लोगों का टॉपिक क्या होगा, अच्छी तरह से स्पष्ट होगा। जैसे देखिए पहला रीजन क्या है इसमें, इन निर्देश तंत्रों में बाह्य बल अनुपस्थित होता है, तो कण पिंड की जो गति होती है वो त्वरण रहित होती है, इसलिए इन्हें अत्वरित निर्देश तंत्र भी कहते हैं। अर्थात जब F = 0 हो तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। अजड़त्वीय क्या कहते हैं कि इस निर्देश तंत्रों में बाह्य बल की अनुपस्थिति में, यानी कि बाह्य बल तो दोनों में ही नहीं लग रहा, बल इसमें लग ही नहीं रहा है, ध्यान रखना, लेकिन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण या पिंड की जो गति होती है वो त्वरित दिखाई देती है, एक्सेलरेट दिखाई देती है, इसलिए इन्हें त्वरित निर्देश तंत्र भी कहते हैं। अर्थात F = 0 और A = 0, यानी कि एक्सेलरेशन इसमें 0 नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इनमें न्यूटन की गति के प्रथम तथा द्वितीय नियमों की पालना होती है, और इसमें न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियमों की पालना नहीं होती है। ठीक है, ये निर्देश तंत्र न्यूटोनियन या गैलीलियन निर्देश तंत्र कहलाते हैं, क्योंकि इसमें न्यूटन की गति के नियम फॉलो होते हैं। ये निर्देश तंत्र न्यूटोनियन या गैलीलियन निर्देश तंत्र नहीं कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूटन की गति के नियम फॉलो नहीं होते हैं। अब देखिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था अपना, वो अब आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि निम्न में से कौन सी स्थिति जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए बताई जाती है। यानी कि जड़त्वीय में क्या होता है, बाह्य बल नहीं लगता है, और नहीं लगता हो तो उसमें एक्सीलरेशन भी उत्पन्न नहीं होता, यानी कि F = 0 होगा और A = 0 होगा। अब देखिए इसमें आप लोगों के 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या आप लोगों का, F = 0 और A = 0। सेकेंड ऑप्शन F is not equal to 0 और A = 0। थर्ड ऑप्शन F is not equal to 0 और A is not equal to 0। फोर्थ ऑप्शन है F = 0 और A is not equal to 0। तो बताइए आपका आंसर कौन सा होगा, F = 0 और A = 0। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि बाह्य बल नहीं लग रहा, यानी कि F = 0 है, जिससे उसमें त्वरण भी उत्पन्न नहीं हो रहा, यानी कि A वेक्टर का मान भी क्या है, यहाँ पे 0 है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी स्थिति अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए होती है। तो पहला ऑप्शन F is not equal to 0 और A = 0। F is not equal to 0 और A is not equal to 0। F = 0 और A = 0, या F = 0 A is not equal to 0। तो इस स्थिति में क्या होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में हमने क्या कहा था कि बाह्य बल तो लगता ही नहीं है, F = 0। क्लियर? लेकिन उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, यानी कि A का मान 0 नहीं है, A is not equal to 0। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? इस जो आपने आज का टॉपिक था जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, उससे कुछ संभावित प्रश्न भी बनते हैं। जैसे सिद्ध कीजिए कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान निर्देश तंत्र भी क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। ठीक है, ये संभावित प्रश्न है जो आप इसको सोल्व करके देखिए। इसी के साथ में
अपने जो परिष्कार कॉलेज का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो भी नए नोटिफिकेशंस होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, आपको समय समय तक पहुंचते रहे। साथ में जो YouTube के ऊपर परिष्कार वर्ल्ड का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट्स होंगे वो समय समय तक आप लोगों तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।